हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिस सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को हम कवर कर रहे हैं और उसी के सीरीज में आज हम एम एन रॉय को डिस्कस करेंगे। एम एन रॉय मैन ऑफ पैराडॉक्सेस, इनको ऐसा एक टाइटल दिया गया है, टैग दिया गया है द मैन ऑफ पैराडॉक्सेस। ऐसा क्यों बोला जाता है इनको? ये एक अच्छे नेशनलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी पर्सन थे, फिर कुछ टाइम तक कम्युनिस्ट थे, फिर रेडिकल ह्यूमनिस्ट हो जाते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में थी और ये एक ऐसे इंसान थे जो कि चाहते थे कि एक ग्लोबल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। लाइक जैसा कि आज हम यूएनओ देखते हैं, यूएनओ काफ़ी कुछ हद तक ऐसा है बट नॉट फुली ऐसा मान नहीं सकते हैं कि वो एक ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट है। बट वो चाहते थे कि ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट हो जो कि हमारे पीस और कॉपरेशन के लिए हमारी वर्क करे। पूरी एक एक जैसा बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन टाइप का, यूनिवर्सलिज्म का आइडिया था इनका। तो वो सब हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर में इंटर करें, उससे पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नए अपडेट्स हों आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले अर्ली लाइफ देख लेते हैं एम एन रॉय की। तो ये जो एम एन रॉय हैं, इनका नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय। रॉय का जो जन्म होता है वो बंगाल में होता है इन 1887। वैसे तो इनका ओरिजिनल नेम होता है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अपना नेम चेंज करते हैं फ्रॉम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य टू मनवेंद्र नाथ रॉय। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि देखिए जो इनकी लाइफ होती है वो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा भाग वाली होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भागते रहते हैं बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके पीछे इतनी स्पाइस लगाए हुए रहते हैं कि उनसे सबसे परेशान हो जाते हैं। कई सारी जगहों पर जाते हैं, लाइक चाइना जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं। बिकॉज आयरलैंड में क्या होता रहता है उस टाइम पे, जो आयरलैंड के लोग होते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन सब वजहों से। तो ये वहाँ भी जाते हैं, फिर अमेरिका भी जाते हैं। अमेरिका में कुछ इस तरीके से इनके पीछे स्पाइस हो जाते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये जब मॉस्को जाते हैं, मॉस्को जाके इन मिलते हैं, लेनिन से मिलते हैं। तो जब ये मॉस्को जाते हैं तो ये मनवेंद्र नाथ रॉय के नाम से अपना अपना नाम चेंज करके मनवेंद्र नाथ रॉय कर लेते हैं। और वहाँ पर जाके लेनिन से मिलते हैं 1920 में। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो कम्युनिस्ट एरा था इनकी लाइफ का, जो सेकंड फेज आता है कम्युनिस्ट एरा वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर 1913 में वापस आते हैं। और इसी 1913 में जब वो वापस आते हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल के कम्युनिस्ट लीडर बन चुके होते हैं। फिर भी उनको 6 ईयर के लिए इम्प्राइजनमेंट में रखा जाता है बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर में एक कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस हुआ रहता है जिसकी वजह से इनको 6 ईयर्स तक रहना पड़ता है इम्प्राइजनमेंट में। तो ये कुछ पूरी स्टोरी मैंने एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टाइप का मैंने बता दिया है। एंड एन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, फिलोसोफर थे, डेवलप्ड अ यूनिक पॉलिटिकल फिलोसफी दैट shaped by his experiences as an activist and revolutionary। कई सारी चीज़ों में एक्टिव हुआ करते थे। कई सारे जो लोग थे उनसे मिले हुए थे, लाइक लेनिन से, ट्रॉस्की से, स्टालिन से इतना उनका बहुत कोई अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया था, बट लेनिन से बहुत ही अच्छा कनेक्शन था। और ये लेनिन की वजह से एक इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिस्ट लीडर बन चुके थे। तो क्या होता है कि इनके जो लाइफ के 3 फेजेस हैं, जिनको जिन जिन तरीके से हम समझेंगे एम एन रॉय को, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट फेज आता है उसमें क्या होता है कि ये नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी होते हैं। काफ़ी सारे मूवमेंट्स में इनका पार्ट होता है। लास्टेड अप टू 1919, ये 1919 तक का ये एरा होता है। मतलब कि जिस टाइम ये एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं या फिर इंडिया में कई सारे चीज़ें ये कर रहे होते हैं, वो टाइम, वो एरा था ये। तो जो रॉय की लाइफ का सेकंड फेज आता है उसमें रॉय एक कम्युनिस्ट हो जाते हैं। जब वो 1920 में मॉस्को में लेनिन से मिलते हैं, उसके बाद से इनका थॉट प्रोसेस जो होता है वो मार्क्स एंड एंजल्स के तरीके से हो जाता है, वो कम्युनिस्ट हो जाते हैं। और वैसी ही चीज़ें, वैसे रिवोल्यूशंस, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में चलाना चाहते हैं जैसा कि लेनिन रसिया में कर रहा था, उसी तरीके से करना चाहते हैं। फिर एक थर्ड फेज जो आता है इनकी लाइफ में, ही इमर्ज्ड एज रेडिकल ह्यूमनिस्ट। इस टाइप पे क्या होता है कि इनकी जो थ्योरीज होती है वो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म में चेंज हो जाती है। इस टाइप पर ये क्या करते हैं कि ये मार्क्स को या फिर एंजल्स को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। और उनमें जो भी इनको कमियां नज़र आई होती है वो सारी ये अपनी बुक्स में लिखने लगते हैं। ये कुछ 1940s का टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पर रेडिकल ह्यूमनिस्ट का एक फेज आ जाता है रॉय की लाइफ में। नेक्स्ट हम कुछ मेन वर्क्स देख लेते हैं रॉय की लाइफ टाइम के, जिनसे रिलेट करते हुए उनकी थ्योरीज हैं। तो नेक्स्ट हम एम एन रॉय के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला वर्क है वो है इंडिया इन ट्रांजिशन। 1922 में इसको पब्लिश कराया गया था। एंड फिर आता है मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। मटेरियलिज्म पे बेस्ड चीज़ें जैसा कि कार्ल मार्क्स लिखा करते थे, सेम वैसे ही एम एन रॉय ने भी कुछ उनके मतलब एक छोटा पार्ट उसका लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीडम
1945 में आया न्यू ह्यूमनिज्म, जिस टाइम पर ये रेडिकल ह्यूमनिज्म को फॉलो कर रहे थे, लाइक जैसा मैंने बताया 1940s में, 1947 में आया था। एंड साइंस एंड फिलोसफी, ये भी 1947 में, बियॉन्ड कम्युनिज्म, ये भी 1947 पे। एंड रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, इसको याद रखिएगा। एंड एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जो भी एम एन रॉय के वर्क्स हैं उन सबको नहीं पब्लिश कराया गया था। कई सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कि अभी भी रखे गए हैं एज इट इज़, एज इट वॉज रिटेन बाय एम एन रॉय, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ था वैसे ही पढ़े हैं, उनको पब्लिश नहीं कराए गए हैं। और कई सारे ऐसे वर्क्स लिखे एम एन रॉय ने जिसमें कि स्टार्टिंग में तो ये गांधी जी के अपोनेंट हुआ करते थे, सपोर्ट नहीं करा करते थे, बट 1948 में, 1948 के बाद जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे अपनी, जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे हुए हैं उनमें ये गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अभी हम आगे भी देखेंगे जिनकी वजह से इनको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टैगलाइन बताई कि मैन ऑफ पैराडॉक्सेस, वो चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आने वाली है कि हाँ ऐसा क्यों बोला जाता था इनको। देन आता है सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऐसा कमिटी ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसमें कि इसको लेनिन ने करा हुआ था, इसको लेनिन ने ऑर्गेनाइज करा हुआ था, कि जो भी कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, एक कमेटी हुआ करती थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसको कॉलोनीज़ को भगाने के लिए, मतलब जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनको, जो नेशंस हैं, जो कि अलग अलग नेशंस हैं, उन नेशंस से निकालने के लिए हमें क्या क्या अप्रोचेस ध्यान में रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये जो कॉलोनीज़ हैं उनको सभी नेशंस से निकालने के लिए, ये करने के लिए लेनिन ने इसे ऑर्गेनाइज करा हुआ था। तो यहीं पर एक डिबेट हो जाती है बिटवीन एम एन रॉय एंड लेनिन। यहीं से लेनिन और एम एन रॉय के थॉट्स डिफर हो जाते हैं। लेनिन थोड़ा रेडिकल सोच रखता था कम्युनिस्ट में कि लाइक टाइम चेंज हो रहा है तो हमें जो कम्युनिस्ट थॉट है उसमें थोड़ा रेडिकल होना चाहिए। बट एम एन रॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसी से जुड़े हुए होते हैं, जो कम्युनिस्ट थॉट है, जो ट्रेडिशनल थॉट है उससे जुड़े हुए हमें दिखेंगे इस डिबेट में। आगे रॉय के भी थॉट्स चेंज होंगे, वो हम आगे देखते हैं। बट यहाँ पर जो लेनिन है वो क्या बोलता है कि टू स्टेज स्ट्रेटजी, वो बताता है कि जो भी कॉलोनीज़ हैं, जिन भी कंट्रीज़ में कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर हमें कुछ पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। लाइक इंडिया में था इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी थी इंडिया में, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में हमें कुछ कुछ ऐसी पार्टीज़ होनी चाहिए जिनको सपोर्ट करना चाहिए। तो लेकिन इनको फुली सपोर्ट हम नहीं करेंगे, इनको टेम्प्रेरी सपोर्ट देंगे। जब तक कि हमें फ्रीडम नहीं मिल जाता तब तक हम इनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि अगर उसके बाद भी हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये एज ए वर्कर्स क्लास निकल के आ जाएंगे, और ये जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। इस वजह से कुछ टाइम के लिए हम इनको सपोर्ट देंगे फॉर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जब तक इंडिपेंडेंस मिल जाता है उसके बाद हम अपना सपोर्ट वापस करेंगे। और एक और स्ट्रैटेजी, जो सेकंड स्ट्रैटेजी बताता है, वो बोलता है कि सपोर्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन बाय मासेस। लाइक जो भी मासेस हैं उनके साथ हमें जुड़ जाना चाहिए, और वहाँ पर जाकर हमें ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, इसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। बाई मासेस, जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, उनके बीच में जाके ये कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हमें सबको बताना चाहिए कि क्या चीज़ होती है ये। और इस तरीके से हमें जो इंपीरियलिस्ट लोग हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसको फेंकना चाहिए, आउट रोड कर देना चाहिए उनको। तो यहाँ ये कुछ लेनिन के थॉट्स थे उस टाइम पर। बट एम एन रॉय क्या आप करते हैं, एम एन रॉय के थॉट्स यहाँ पर लेनिन से डिफर हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि सपोर्टिंग नेशनल पार्टी इज गुड अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्स। अगर हम नेशनल पार्टीज लाइक आईएनसी को सपोर्ट करते हैं तो ये जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं मार्क्स के, जैसा कि मार्क्स बोला करते थे, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। और वी शुड नॉट ट्रस्ट आईएनसी। लाइक देखिए, जो जर्मनी था, जर्मनी में जो भी हुआ था वहाँ पे बहुत ही लेट कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हुई, और फिर उस पर अपनी एक वर्क भी लिखा हुआ था कार्ल मार्क्स ने। तो उसी के तरीके से रॉय ने भी बताया कि क्लास एनालिसिस करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए, जैसा कि जर्मनी में हुआ था, कैपिटलिस्ट क्लास लेट आई वहाँ पे और लेट सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसी तरीके से फिर सारी जगहों पे होगा। और ये जो कांग्रेस है, इन जैसे लोग जो हैं, कांग्रेस जैसी पार्टीज जो हैं, वो जाके ज्वाइन कर लेंगी इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट है उस टाइम पर, वहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, ये कांग्रेस जैसी पार्टियां क्या करेंगी, वो जाके ज्वाइन कर लेंगी उनको। और वो बस एक दिखावे के लिए बनाई गई पार्टी है। एम एन रॉय का मानना था कि ये जो आईएनसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जस्ट एक दिखावे के लिए बनाई हुई पार्टी है।
कुछ टाइम बाद ये जो रिवॉल्यूशन दिखा रहा है कि हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, हम नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, या फिर ये जो गांधी जी ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब एक दिखावा है। कुछ टाइम बाद इन लोग क्या करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए, खुद को एक बर्गोइस क्लास बनाने के लिए ये क्या करेंगे कि ये जाके इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। तो ऐसी पार्टीज़ को हम सपोर्ट नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो वो कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, एंड सेकेंड थिंग ये है कि ये जाके फिर ज्वाइन कर लेंगे। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज़ को, और पीजेंट्स को, और वर्कर पार्टीज़ को, क्योंकि मार्क्स के थॉट्स यही थे। अगर आपको मार्क्स के थॉट्स नहीं समझ आ रहे हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। और मार्क्स के थॉट्स आपको बेहतर तरीके से वहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो एम एन रॉय का यही मानना था कि हमें कम्युनिस्ट पार्टीज़ को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए, उन पे, पीजेंट्स पे एंड वर्कर पार्टीज़ पे, इन सब पे फोकस करना चाहिए। नाइदर कि हम जाकर कांग्रेस जैसे किसी पार्टी को सपोर्ट। सो इसके बाद जो थॉट्स है एम एन रॉय के, वो है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म को लेकर। ये सारी इनकी फिलोसफीज है कई सारी, वो सब हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट पेज जो था एम एन रॉय का वो रिवोल्यूशनरी था, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में पार्ट लिया करते थे। तो ट्रेडिशनल इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल सोशलिस्ट आइडियाज शुड बी इग्नोर्ड। इन्होंने बोला कि जो भी ट्रेडिशनल आइडियाज़ है, सोशलिस्ट आइडियाज़ है, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स पे ये सब, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो सूट नहीं कर रहा है। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, लाइक मार्क्सिज्म है, फिर कम्युनिज्म है, फिर सोशलिज्म है। ओके, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगता है एक एक बार ही लगता है ये सारी तीनों एक ही हैं, एक बार ही लगता है काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो इस सब में परेशान ना होइए, कंफ्यूज ना होइए। ये देखिए मार्क्सिज्म जो है वो मार्क्स की आइडियोलॉजी है, जो भी मार्क्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है, जो उनका थॉट प्रोसेस है वो है। एंड फिर आता है ये सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसको एम एन रॉय बोलते हैं कि हमारे इंडियन थिंकर्स जो थे, जो इंडियन राइटर्स थे पुराने टाइम के, मेडिवल टाइम तक के, उनमें इस इन सब की बहुत ज़्यादा कमी थी। उनको लिखना नहीं आता था कि क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। वो ये बताते हैं कि औरंगजेब कितनी किसमिस कंज्यूम कर रहा है, वो ये नहीं बताते हैं कि वहाँ पे कितने क्लासेस थे, या फिर वहाँ का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या था। ऐसी कुछ चीज़ें उन लोग नहीं बताते, इन सब की कमियाँ हैं। दैट्स वाई एम एन रॉय को क्लास स्ट्रगल पढ़ना पड़ा, या फिर कार्ल मार्क्स की बुक्स पे उनको फोकस करना पड़ा, कई सारे फॉरेन थिंकर्स को उनको फोकस करना पड़ा इसी वजह से। एंड फिर सेकंड चीज़ क्या करते हैं वो कि बताते हैं ही एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। उनका मानना था कि जो रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है उसको हमें फोकस करना चाहिए, और अपनी स्पेसिफिक नीड की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेशनल हमारे नेशन का जो स्पेसिफिक नीड है हम उस पर फोकस कर पाएंगे। किसी भी ऐसे अलग चीज़ों पे नहीं फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म पे फोकस करना चाहिए। ही वांटेड नेशनल रिवोल्यूशन लेड बाय पीजेंट क्लास। वो चाहते थे कि जो नेशनल मूवमेंट हो वो पीजेंट क्लास आए, उसमें उसमें मासेस आए, उसमें जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो सब इंटरफेयर करे, और वो अपने हक के लिए एक लड़ाई लड़े। देन सेकेंड जो फिलोसफी आती है वो नेशनलिज्म पे बेस्ड आती है रॉय की। नेशनलिज्म पे क्या वो बताते हैं कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। और इसके लिए जो बेस्ट रिप्लाई है, जो जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बेस्ट रिप्लाई है वो है रिवोल्यूशन। हमें रिवोल्यूशन करना चाहिए। इंडिया शुड फाइट वायलेंटली लाइक आयरिश पीपल। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आयरिश लोग जो थे, आयरिश रिवोल्यूशनरीज जो थे, वो वायलेंटली फाइट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और इस तरीके से वो चाहते थे कि उनको मिल जाए, उनका इंडिपेंडेंस मिल जाए। ही बिलीव्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल। कुछ ऐसी इनकी पॉलिटिक्स, ऐसी कुछ सोच थी पॉलिटिक्स को लेकर एम एन रॉय की। इन द फर्स्ट in the first stage of his life, he was revolutionary and became member of organizations like Yugantar। युगांतर एक अनुशीलन समिति एंड युगांतर, ये सब एक साइलेंट कमिटीज़ हुआ करती थी जो कि शांति से अपना काम करती रहती थी, और उनके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता हुआ करता था। कुछ स्पाइस हुआ करते थे जिनको पता होता था, बट ऐसे वो सामने से आके एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे कहीं पर। ही वॉज एक्यूज ऑफ सिक्योरिटी इन कैलकटा फॉर ही वॉज, जिसकी वजह से इनको एम्प्राइजनमेंट हो जाता है कैलकटा में 6 ईयर्स के लिए। और इस टाइम पर ये अपना जो कम्युनिज्म का थॉट प्रोसेस होता है वो डेवलप करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो भी कम्युनिस्ट थिंकर्स हुआ करते थे उनको। He was opposed to INC and its peaceful constitution means of struggle। ये INC के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे। इनका मानना था कि ऐसे हम अगर बैठे रहेंगे शांति से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे तो हमें कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाला। और वो बिल्कुल अरबिंदो की तरह
रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह गांधी जी के ये चरखा और खादी के खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम चरखा और खादी से कभी भी कभी इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते हैं। ये क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई यूज़ नहीं करेंगे। चरखा हर कोई चलाना नहीं चाहेगा और खादी हर कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से आगे जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जैसा कि इस बात आज के टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल सही बैठ रही है कि आज ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक रह गई हैं कि ऐसा कभी हुआ करता था। कोई इसका यूज़ नहीं करेगा, तो इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाने का क्या फ़ायदा है। एमन रॉय वॉज नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टेज ऑफ थिंकिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट स्टेज उनका रिवोल्यूशनरी था एंड नेशनलिज्म से रिलेट करता हुआ था। आफ्टर दैट हम सेकुलरिज्म की फिलॉसफी देख लेते हैं एमन रॉय की। रॉय वांटेड सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ऑफ कोर्स वो चाहते थे कि जो हमारा पॉलिटिक्स है और जो हमारा रिलीजन है वो दोनों अलग हो, और जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट बने इन फ्यूचर, जो गवर्नमेंट बने वो न्यूट्रल रहे इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। मतलब सेकुलर, जैसा कि आज हमारा स्टेट है वैसा कुछ। फिर ही एडवोकेटेड सेकुलर गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन। वो चाहते थे कि रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स को ना ध्यान में रखते हुए एक सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म हो जो कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हो। फिर नेक्स्ट आइडिया आती है इंटरनेशनलिज्म का। इंटरनेशनलिज्म पे बोलते हैं रॉय कि रिवोल्यूशन वॉज पार्ट ऑफ ग्लोबल रिवोल्यूशनरी प्रोसेस। क्योंकि देखिए, ऐसा लेनिन का भी मानना था। लेनिन चाहता था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉलोनीज आ चुकी हैं और वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन सभी जगहों पे हमें एक लाइक जैसा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो ऐसा ही करता था कि जितनी जगहों पे कॉलोनीज आ चुकी हैं उन सारी जगहों पे वो रिवोल्यूशनरी प्रोसेस करना चाहता था। तो इस तरीके से इनके थॉट्स भी हो गए थे कि हमें एक ग्लोबल लेवल पे रिवोल्यूशनरी प्रोसेस चलाना चाहिए, ताकि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो फ्री हो सके, और जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो डाउन टू अप रहे, वो लाइक जो सबसे नीचा तबका हो उसका राज हो। ऐसा नहीं है कि अप टू डाउन हो जैसा आज कंट्रीज़ में हुआ करता है। बट एम एन रॉय का मानना कुछ इस तरीके से था। और ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ये यहाँ पर लेनिन है और ये यहाँ पर एम एन रॉय है। तो फिर ही एडवोकेटेड फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर पीस एंड कॉपरेशन इन द वर्ल्ड। वो चाहते थे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जहाँ जो कि हमारे पीस और हमारे पीस के लिए वर्क करे। ऐसे के थॉट्स थे इंटरनेशनलिज्म को लेकर एम एन रॉय की। आफ्टर दैट रेडिकल ह्यूमनिज्म देख लेते हैं। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम रेडिकल ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं एंड न्यू ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का जिक्र करा हुआ है एम एन रॉय ने। और जो नेक्स्ट इनका फिलॉसफी है एम एन रॉय की वो है रेडिकल ह्यूमनिज्म। रेडिकल ह्यूमनिज्म को इन्होंने अपनी बुक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनकी, रीज़न, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, इसमें इन्होंने इसका जिक्र करा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि किसमें इन्होंने अ, किसमें इसके बारे में बात करी हुई है। तो आप इसको याद रखिएगा, कुछ आर के तरीके से आइए, बेहतर होगा याद करने में। और अब हम देख लेते हैं फिलोसफी क्या है। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ह्यूमनिज्म emphasizes द नीड फॉर फंडामेंटल सोसाइटी चेंजेस टू प्रमोट ह्यूमन वेलबींग एंड प्रोग्रेस। ये कुछ एक टाइप का साइंटिफिक टेम्पर जिसमें होता है वो टाइप का ह्यूमनिज्म है, जहाँ पर कि सोसाइटल चेंज होना चाहिए। किसके लिए? कुछ कुछ फंडामेंटल सोसाइटल चेंजेस होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग एंड प्रोग्रेस। किसकी प्रोग्रेस और वेलबींग की बात करी जा रही है यहाँ पे। ह्यूमन का प्रोग्रेस हो, ह्यूमन का वेलबींग हो, उसके लिए कुछ फंडामेंटल सोसाइटल चेंजेस करने चाहिए बाय गवर्नमेंट। सेकंड, वो क्या बोलता है कि ही एडवोकेट सोशल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो पूरे वर्ल्ड का एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो भी गवर्नमेंट है वो डाउन टू अप होनी चाहिए, नॉट कि अप टू डाउन होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए वर्ल्ड का। इट प्रोक्लेम्स द सॉवरेंटी ऑफ मैन ऑन अथॉरिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज। जो भी मॉडर्न साइंस है उसके ऊपर इन्होंने माना हुआ है कि ह्यूमन का प्रोग्रेस, ह्यूमन की सॉवरेंटी उसके ऊपर होनी चाहिए, मॉडर्न साइंसेस के ऊपर होनी चाहिए। बाय रेडिकल ह्यूमनिज्म रॉय अटैक ऑन मार्क्सिज्म। और कुछ इसी तरीके से मार्क्स पर ये अटैक करते हैं, क्योंकि मार्क्स क्या है, वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात करते हैं। मार्क्स जो हैं वो इंडिविजुअल थॉट्स के बारे में नहीं बात करते हैं, वो सोसाइटी की पूरी बात करते हैं, वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल गाय या फिर एक इंसान के लिए बात, ह्यूमन के लिए बात नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे वो अटैक करते हैं मार्क्सिज्म पे, वो क्या तरीका होता है। बाय रेडिकल ह्यूमनिज्म थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ब्लास्ट द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। जो थ्योरी है, मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन की, वो वो जो ह्यूमन फ्रीडम है उसको ब्लास्ट कर रही है। अब अभी आप सोच रहे होंगे ह्यूमन डिटर्मिनेशन क्या है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इस पर सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है मार्क्स के थॉट्स पे, वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, तो आप देख लीजिए और वहाँ पे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ही वॉज अगेंस्ट द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म। वो सोशलिज्म के थॉट्स के अगेंस्ट हुआ करते थे मार्क्स, इस वजह से वो क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे, मार्क्स कम्युनिस्ट थे इस वजह से। और पूरी तरीके से आप सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे कि वो लोगों के बारे में सोचता है और लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है उस तरीके से, ऐसा एम एन रॉय का मानना था। एज ही थॉट दैट देयर फाउंडर्स वर फ्रॉम मिडिल क्लास। देखिए जो मार्क्स बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ दो क्लासेस रह जाएंगी, एक वो जो प्रोलेटेरिएट है और वो एक वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा एम एन रॉय बोलते हैं। आज भी ये जो मिडिल क्लास है वो है, और वो एक अरसे तक रहेगी भी, वो आगे चलेगी भी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दो ही क्लासेस रह जाएंगे, एक वर्कर दूसरा जो मास्टर्स क्लास, ऐसा नहीं हुआ ना। तो उन्हीं चीज़ों को ये कॉन्ट्रोडिक्ट क्रिटिसाइज करते हुए चलते हैं और बताते हैं कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मार्क्स एंड एंजल्स दोनों मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे, और आगे जाकर वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये मिडिल क्लास चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कम्युनिज्म कैन नॉट वाइदर अवे द स्टेट अंटिल दे स्टे इन पावर इन द नेम ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। उनका मानना था कि जो स्टेट है, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि एक क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए हमारी, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर कि सब एक तरीके से रहे, किसी में कोई भेदभाव ना हो, ऐसा हो। लेकिन वो दूसरी तरफ वो ये भी बातें करते थे मार्क्स कि एक टाइम आएगा जब प्रोलेटेरिएट क्लास का जो बोलबाला होगा, मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं, उनका राज चलेगा, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो अगर आप एक टाइम पे ये बोल रहे हो कि कोई क्लासलेस सोसाइटी होगी, फिर आप वहीं पर ये बोल रहे हो कि वर्कर क्लास जो है वो रूलिंग क्लास हो जाएगी और वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको गिरा देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पैराडॉक्स हो गई। यही चीज़ें एम एन रॉय भी बोल रहे हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक चाहता है कम्युनिज्म, जब तक ये चाहता है कि प्रोलेटेरिएट क्लास आके रूल करे, तब तक ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं कि एक जो स्टेट है वो उसका फॉर्मेशन ख़त्म हो जाए। जब तक ऐसा हम सोचेंगे कि एक कम्युनिटी ऊपर है और एक कम्युनिटी नीचे है, तब तक ये स्टेट का जो फॉर्मूला है वो चलता रहेगा। तो नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम का जो थॉट है एम एन रॉय का, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रीडम का थॉट कुछ इस तरीके से था एम एन रॉय का कि किसी भी स्पिरिचुअल मीन्स को लेकर वो नहीं चलते थे फ्रीडम के बेस पर। उनका मानना था कि रियल लिबरेशन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर इज फ्रीडम। जो भी फियर्स हैं हमारे अंदर, उनसे हम अगर लिबरेट हो जाएं तो वही हमारा रियल लिबरेशन है, वही हमारा रियल फ्रीडम है। दिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इवन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। वो रिलीजन से भी फ्रीडम चाहते थे। इन सब से अगर हमको फ्रीडम मिल गया तो हम असल में हमारा जो फ्रीडम है वो हमें प्राप्त होगा। अदरवाइज जब तक हम इन सब में से किसी के भी अधीन रहेंगे, किसी पर डिपेंड रहेंगे, तब तक हम खुद को फ्री एक इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते हैं। रॉयस एम वॉज टू लिबरेट मैन फ्रॉम सुपर नेचुरल फियर्स। जो भी हमारे सुपर नेचुरल फियर्स हैं, लाइक सुपरस्टिशंस हैं, जो हम अंधविश्वासों पे हम सोचते हैं कि वो सही है, उन सबको भी हमें हटाना चाहिए, उन सब से भी हमें दूर हो जाना चाहिए। सो कुछ इस तरीके से थी एम एन रॉय की पूरी हमने अभी तक जो पढ़ा। उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म बताया, उन्होंने नेशनलिज्म बताया, उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी पे हमें फोकस करना चाहिए, जो नीचे से डाउन टू अप गवर्नमेंट जानी चाहिए, अप टू डाउन नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म पे फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनलिज्म पे। और रॉय का ऐसा भी मानना था कि ट्रेडिशनल सोशलिस्ट आइडियाज जो हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो स्पेसिफिक नीड्स पे अपने फोकस करता है। रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है उसका, वो अपने स्पेसिफिक नीड्स पे उसको फोकस करना चाहिए। उसे जो भी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे ट्रेडिशनल सोशलिस्ट आइडियाज चल रहे हैं उस पर फोकस करके उसे आगे नहीं बढ़ सकता वो। इस तरीके से वो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं, सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस बताते हैं, नेशनलिज्म का एंड इंटरनेशनलिज्म का भी इंपॉर्टेंस बताते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि इंटरनेशनलिज्म पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि हमारे पीस के लिए, हमारे कॉपरेशन के लिए हमारी हेल्प करे, वर्ल्ड को एक बांध के रखे हम सबको। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एम एन रॉय को समझने की कोशिश करी, उनके थॉट प्रोसेसेस समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम गांधी को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोना बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गांधी और नेहरू जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं उनमें से एक हैं। सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि गांधी पर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि नए अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।